से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चले, न देश बनाने चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब ठान लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। अपना आसमान में आज की हमारी मेहमान छोटी जरूर हैं, पर उनके लिए ये कहना चाहूंगी, एज इज जस्ट अ नंबर। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने एक सपना देख लिया। महज 2.5 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर लावणी नृत्य की परफॉर्मेंस दी। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्लोबल परफॉर्मेंस दी और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। 6 दिन 5 रातें और 11 घंटे लगातार नृत्य करना आसान नहीं है। उसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है और नींद छोड़नी पड़ती है। इतना नियंत्रण कहाँ से आता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं सृष्टि जगताप। आइए उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सृष्टि, संसद टीवी पर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सृष्टि, 2.5 साल की उम्र में लावणी की प्रस्तुति, लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं सीखने में, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 2.5 वर्ष की उम्र में आपने इतनी शानदार प्रस्तुति की और 16 वर्ष की उम्र तक आपने अपनी प्रस्तुति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया। कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी के सफर की? शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल में, और अब जब मेरे मम्मी से बात करती हूँ तो तब मुझे वो हंसते हंसते बोलती कि तू अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो छोटी जब थी तो मेरे पल्लू के पीछे छुपती थी। और पर डांस की शुरुआत तो तभी से शुरू हुई। मतलब मेरी मम्मी जब उसके स्कूल में जब बच्चियों के डांस किसी फेस्टिवल के लिए, किसी कॉम्पिटिशन के लिए वो कोरियोग्राफ करती थी, तो तब मैं देखती थी और उसी ग्रुप में मतलब मैं डांस करने का प्रयास करती थी। तो मेरे मम्मी ने वो देखा और फिर हम जब रहते थे जहाँ किल्लारी में, लातूर जिले में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता था, जब लगभग 4-5 गांव के लोग आके एक बड़ा फेस्टिवल मनाते थे। तो किल्लारी फेस्टिवल में तब मैंने पहली बार 3 साल की उम्र में अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। और फिर तब जो मुझे मतलब इतना प्यार मिला सबसे कि तब से मुझे डांस की तो जो ऐसे मतलब हॉबी बन गई, तो अभी तक वैसे बरकरार है। सृष्टि, आपका अगर हम पूरा जीवन देखें तो आपने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, बहुत सारे अवार्ड्स जीते, लेकिन 2.5 साल की उम्र से लेकर अब तक की उम्र का जो आपका सफ़र है, उसमें आपने कई परफॉर्मेंसेस की और कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। जब आपने पहली बार लावणी की थी, उसके बाद से फिर आपने लगातार नृत्य में कदम बढ़ाया। ये जो प्रेरणा है, ये आपको कहाँ से मिली? मैम, पहली बार तो मैंने जो परफॉर्मेंस किया था लावणी का, तो वो हमारे जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, वो महाराष्ट्र से वो लावणी है, तो इसलिए पहले मैंने वो सीखा। और जब वो मेरा परफॉर्मेंस मेरे पेरेंट्स ने देखा, तो उनको लगा कि हमारे बच्चे में मतलब नृत्य की अच्छी कला है, तो हमें इसको कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे कथक की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और तब हम रहते थे किल्लारी में, जो लातूर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और मेरे पापा, मतलब मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले कि बस मेरे डांस की ट्रेनिंग के लिए वो तभी के तब समय वीक में 4 दिन वो मुझे लेके आते थे लातूर। मेरी पूरी 2-3 घंटे क्लासेस कथक की हो जाने के बाद मुझे लेके जाते थे। तो वैसे मैंने फिर जब 3 साल की थी तो 3.5 साल से ही मैंने कथक सीखना शुरू किया। और फिर कथक से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर लोक नृत्य, कथक और अन्य कहीं जो मतलब मैं सीख सकती हूँ खुद से। तो ऐसे करके अभी तक मेरे 175 अवार्ड्स अब तक मिले हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे कॉम्पिटिशन्स में। और जो पहला मेरा लाइफ का रियलिटी शो था 2012 में, दम दमादम नाम का रियलिटी शो था हमारे सह्याद्री वाहिनी पे। तो तब मैं वहाँ की विनर थी, महाविजेती थी। उसमें मैंने फिर कथक से डांस किया था और लोक नृत्य भी किया था। और उसके बाद मुझे चांस मिला हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का इंटरनेशनल वर्ल्ड ओलंपियाड में, कल्चरल ओलंपियाड में। तो लगभग 2 वर्ष कंटिन्यू पहली बार मुझे कथक
डांस करने के बाद मौका मिला कथक से रिप्रेजेंट करने का। और दूसरी बार जब मैंने उसी कंपटीशन में दूसरे साल लावनी की, तो फिर वो लावनी के लिए भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, एक बार हांगकांग में और एक बार सिंगापुर में। अब मैं उस पल की बात करूंगी जो पल बहुत खास था। जी 127 घंटे लगातार नृत्य करना, जी यानी कि 6 दिन 5 रातें और लगभग 11 घंटे जी जी आपने लगातार परफॉर्म किया। जी। क्या मन में था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, और कोई 5 रात बिना सोए कैसे परफॉर्म कर सकता है? उस पे कितना कंट्रोल चाहिए? कैसे आपने खुद को तैयार किया? सबसे पहले तो ये बताइए कैसे वो जहन में आया? जी, लॉकडाउन में जब हमारे पूरे देश बंद था, हमारे मतलब जब नेशनल पैंडेमिक था हमारे देश में, तो हम लोग लगभग, मैं तो तब 8th में थी, और मतलब स्कूल भी अचानक से बंद हो गए, और फिर घर पे बैठ बैठ के इंसान और कितना देर मतलब टीवी तो देख सकता है या फिर फ़ोन तो देख सकता है। तो फिर तब मैं थी मेरे कथक के ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में, विशारद लास्ट ईयर, और फिर तभी ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि यही लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने देश नृत्य कला से अपने देश का नाम अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। तो तब फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं हम, और फिर डांस के माध्यम से और क्या कर सकते हैं। तो तब मुझे दिखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो कि था पहले नेपाल देश के नाम था, 126 घंटे का, पर इसके लिए एक एज क्राइटेरिया है कि 16 वर्ष की उम्र से पहले हम ये नहीं कर सकते। तो तब मैं थी लगभग 13 साल की, पर तब मेरे मन में था कि वो ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड जब होगा तो होगा, पर पहले कुछ तो करना है मुझे इस लॉकडाउन के बाद। तो फिर मैंने और सर्च किया, तो मुझे मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और फिर मैंने उसमें और थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि बाकी के जो डांस फॉर्म्स में थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड थी, थोड़े थोड़े घंटों की, बट हमारा जो कल्चरल, हमारा जो महाराष्ट्र का फोक डांस है लावनी, उसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं था। तो फिर तब मैंने तय किया कि मैं महाराष्ट्र में जो हमारी जो संस्कृति है, हम जैसे मराठी में बोलते हैं कि लावण्याने नटलेली आणि शृंगाराने बहरलेली हमारा डांस फॉर्म है लावनी, तो वो मैं रिप्रेजेंट करूँगी। फिर हमने वो 24 आवर्स कंटिन्यू लावनी डांस किया, और फिर तभी मतलब वो तो रिकॉर्ड क्राइटेरिया हमने खुद नया बनाया था कि 24 आवर्स नॉन स्टॉप लावनी डांस मैराथन। तो फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वो उसमें 9th चली गई मेरी, और फिर आया 10th का साल। दोनों मम्मी पापा टीचर है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड तो घर पे था ही। तो फिर वो दोनों बोले कि, और नाना जी भी मेरे बोले कि अभी ये तो किया है रिकॉर्ड, पर अभी 10th में भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, और मुझे पढ़ाई का मतलब अच्छी हूँ मैं पढ़ाई में, एकेडमिक्स में भी। तो फिर वो पढ़ाई पूरी 10वीं ऐसी निकाली, अच्छे जम के से पढ़ाई की, और मुझे 10th में टर्म 2 में 99.2% है। और उसके बाद जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला मेरा 10th का, तो तभी मैंने घर वालों को बोला कि अब मुझे करना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो तब मैं 15 साल की थी जब मुझे अभी तय किया कि अभी करना है। पर शुरुआत में थोड़े मेरे मम्मी पापा थोड़े मतलब इतने तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने जब इसकी हिस्ट्री देखी कि किसी ने ट्राई किया है, तो हमें पता चला कि 2 ऐसे मतलब व्यक्ति है कि जो एक तो है जिन्होंने ट्राई किया, पर वो स्टेज पे ही मतलब गिर गई 87th आवर पर, वो 2 साल कोमा में थी। माय गॉड। और एक तो थी जब वो मतलब गिरी और उसके बाद उनके थी तो डेथ भी हो गई। तो वो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा शॉकिंग था कि हम, तेरी जान इम्पोर्टेंट है, मतलब ये रिकॉर्ड तो चलता रहेगा। पर मैंने उनको कन्विंस किया, और मेरे नाना जी है जो योग गुरु है, जिन्होंने मुझे योगा सिखाया, प्राणायाम सिखाया, तो फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है तो टेंशन मत ले, अगर वो ना भी मान जाए तो मैं हूँ। तो फिर नहीं, पर मैंने उनको मनाया कि हम अच्छे से करेंगे उसको। और फिर हमने एक टीम तैयार की, लगभग 40 लोगों की टीम थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। उसमें मेडिकल हेड में हमारे थे डॉक्टर बिट्टल लहाने, जो स्पेशलिस्ट है, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, और पूरे मतलब हमारे इंडिया में उनसे ज़्यादा आई थिंक डिग्री स्किन केयर में किसी के पास नहीं है, और वो एथलीट भी है। तो हम उनके पास गए, पहली हमारी मुलाकात। तो फिर हम ऐसे बात कर रहे थे, और फिर जब मैंने उनको बोला कि मुझे 126 आवर्स करना है, तो हम ऐसे सभी बैठे थे, नाना जी, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन। तो पहले वो ऐसे ही थे कि क्यों करना है तुम्हें, मतलब मैं खुद एथलीट हूँ, मुझे पता है अगर थोड़ा भी हम ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर ले तो हमें पता है कि क्या उसका रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो तुम्हें क्यों करना है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अपनी कला के माध्यम से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो आप मुझे बस बोलो कि हो सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो सकता है। तो उनसे मैंने थोड़ी गाइडेंस ली, और फिर और भी हर एक की स्पेशलिस्ट हम हमारे टीम में शामिल कर लिए, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होंगे, और जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो है। मेरे फैमिली जो डॉक्टर है, पापा के जो चाचा जी हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेदिक का भी मैंने ट्रीटमेंट ली, क्योंकि उनका मानना था कि ठीक है तुम्हारा शरीर तो चलेगा, तुम्हारा हार्ट चलेगा, ठीक है तुम्हें सांस आएगी, पर आखिर में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उन्होंने फिर वो हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, ऐसे हमने 6 महीने उसके ट्रीटमेंट्स लिए। और वो तो मेडिकल का पार्ट था, और जो मेन पार्ट था कि मेरी खुद की तैयारी का,
तो लगभग 2 साल हमने उसमें दिए। और मेरे पापा, मेरे नाना जी जो योग गुरु है, मेरी मम्मी, वो तीनों मतलब मेरे साथ कंटिन्यू मेरे सपोर्ट में थे। और मेरा दिन शुरू होता था सुबह 4 बजे। सबसे पहले तो मैं मेडिटेशन करती थी, जो हमारे ब्रह्म कुमारीज है, राजयोग ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर, वहाँ से मैंने मेडिटेशन सीखा। और मैं उठने के बाद आधा एक घंटा मेडिटेशन करती थी। उसके बाद मेरे नाना जी के घर में जाती थी। हमारे घर में तो अभी सभी के पास हमारे व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है, पर मेरे नाना जी का ऐसा मानना था कि तेरे घर में सब है पर तू साइकिल पे आएगी मेरे घर पे। हमारे दोनों के घर का डिस्टेंस था 8 किलोमीटर है। तो वो बोलते थे तू साइकिल पे आ। तो सुबह फिर 5 बजे मैं उनके यहाँ जाती थी। 3 घंटे हम वहाँ पे योग प्राणायाम जो भी योगाभ्यास है तो वो करते थे। और फिर 7 बजे मैं वहाँ से निकलती थी, फिर साइकिलिंग, फिर आके रनिंग, और फिर जिम्नास्टिक जो हमारा सेंटर है तो वहाँ पे शरीर के मतलब हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने वहाँ पे कोर्स किया। और ट्रेनिंग भी ली। लगभग 2 घंटे मेरी फिर ट्रेनिंग चलती थी वहाँ पे। मैं मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, कि कोई चीज़ एक साथ ही नहीं होती। तो उस चीज़ का अनुभव मैंने पहले उस दिन किया, क्योंकि जब पहले हम दिन सर से बात करने गए हमारे जिम के कोच से कि सर हमें ऐसा करना है, तो जस्ट उन्होंने मेरा स्टैमिना देखने के लिए बोला कि जाओ भाग के आओ। वहाँ पे रनिंग ट्रैक था। तो पिछला साल तो मेरा पूरा 10th में निकल गया बैठ की पढ़ाई करना, तो इसलिए इतना फिजिकल नहीं था कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज वगैरह। तो मैं पहली बार जब रनिंग कर रही थी ना तो मुझे ऐसे पसीने छूट रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब गिर जाऊंगी। पर कट्टू लास्ट डे ऑफ माई ट्रेनिंग जब मैं 25 राउंड एक साथ मारती थी और फिर वो ट्रेनिंग करती थी मैं। उसके बाद मेरा डाइट, अभी हम सुनते हैं ना बहुत से लोगों से सुनते हैं कि हम खाना भी एक काम होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे लिए तो खाना भी एक काम था, क्योंकि इतने इतने बादाम खाने, इतने इतने प्रोटीन खाना है, हमको लेना है। और फिर दिन भर कथक का जो प्रैक्टिस है जिस फॉर्म में मैं डांस करने वाली थी, और मैंने एक कला सीखी, तो वो टेक्निकल, क्योंकि जो 127 घंटे का ट्रैक है म्यूज़िक का, तो हम पूरे उसमें देशभक्ति के सॉन्ग्स थे, हर एक कल्चर का सॉन्ग था उसमें, तो वो सब मैंने खुद से एडिट किया। और उनके जो रूल्स एंड गाइडलाइंस थे कि 2 सॉन्ग के बीच में कट 1 भी सेकंड का मतलब गैप नहीं रहना चाहिए, डायलॉग नहीं आना चाहिए, और गाना कट हुआ ऐसे लगना भी नहीं चाहिए कि ऐसे कट हुआ और दूसरा शुरू हुआ। तो पूरा वो ट्रैक हमने डिसाइड किया, और 8 घंटे में एक गाना रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो उतने गाने मैंने सीखे भी, हमारे इंडियन कल्चर के कितने अच्छे अच्छे मतलब गाने हैं, तो वो मुझे लर्न भी हो गए उस प्रैक्टिस के दौरान। तो वो ऐसे मेरा शेड्यूल था, और ऐसे करते करते रात के 10-11 बज जाते थे, फिर मैं सो जाती थी, फिर वही रूटीन। और एक तो अच्छा एक इंसिडेंट है कि जब अभी मेरी मम्मी बोलती है कि जब पहला वीक हमारा जब प्रैक्टिस का शुरू हुआ, तो मेरे मम्मी पापा टीचर्स हैं, तो वो जाते थे स्कूल में और मैं जाती थी नाना जी के घर। तो वो बोले कि मम्मी बोले कि मुझे भी देखना है आप लोग क्या प्रैक्टिस करते हो। तो फिर मैंने बोला, तब ठंडी के दिन थे, ज़रा ज़्यादा ठंडी थी, तो मैंने उनको बोला ठीक है आप पीछे स्कूटी पे आ जाओ, मैं साइकिल पे चलूँगी। तो वो बोले ठीक है। तो आगे मैं थी, पीछे वो थी, पर सुबह 5 बजे तो अंधेरा होता है, और मैं जा रही थी, और जो गली को कुत्ते होते हैं ना सुबह सुबह ऐसे, मतलब मैं पूरा ऐसे ग्लव्स वगैरह पहन के जाती थी, तो थोड़ा सा देख के ये होता है ना, तो बार्किंग शुरू करते हैं। तो फिर मेरी मम्मी डर गई कि बोली सृष्टि क्या हो रहा है। मैंने बोला रुको, वो मेरे पहचान के, अभी हमारी दोस्ती हो गई है मैं सुबह आती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो फिर वो भी मेरी मम्मी बोलते हैं कि मतलब अच्छा वो रूटीन था मेरा। और मेन बाद में जब मेरे 1-1.5 महीना हो गया, तो फिर हमने डेमोस करना शुरू किए। मतलब 100 से मेरे पापा बोलते थे कि तू जब मुझे घर पे करके दिखाएगी 127 घंटा, तो फिर मैं तेरी धूमधाम से हम लोग इवेंट करेंगे और सब बड़ा करेंगे। तो पहले हमारा फिजिकल वो इतना स्टैमिना बनना चाहिए। तो फिर हमने डेमोस करना शुरू किए। तो सबसे पहला डेमो किया हमने 24 घंटे का, 1 महीने के बाद, ये पूरे ट्रेनिंग के बाद। फिर 24 आवर्स सब लोग मतलब घर वाले बैठते थे सामने और मैं डांस करती थी। और फिर उस डेमो में ऐसी दिक्कत आना शुरू हुई कि 12 घंटे बाद मेरी जो एडिया है, हिल्स है ना, वो पेन करना शुरू की हुई। और वो इतना पेन करती थी ना, जैसे हवा भी आ जाए और लग जाए, तो ऐसे मुझे वो, हम बोलते ना कि ऐसे मराठी में बोलते हैं कि तळपायाची आग मस्तकात गेली, ऐसे। तो वैसे मुझे होता था कि वो मुझे जो दर्द है एडियो का, वो ऐसे सिर तक जाता था इतना। पर मेरे नाना जी और पापा ने बोला हम डेमो तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पहला ही डेमो ऐसे क्यों बंद करेंगे, तो आप करो, हमें पता है आपका दर्द हो रहा है। फिर जैसे ही 24 घंटे खत्म हुए, उन्होंने मुझे गाड़ी में लेके गए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, और उनको दिखाया कि देखो ये है। तो तब डॉक्टर ने बोला उनको कि आप इसको बोलो कि मत करिए, क्योंकि ये मैं तो 3 साल से कथक कर रही हूँ, तो मेरी फुटवर्क बहुत होता है कथक में, तो कर करके उसके ना एरिया फ्लैट हो चुकी है। तो अगर ये 3 भी दिन और ऐसे करेगी ना, तो शायद वो फिर चल भी ना पाए, उसको पूरा अपनी ज़िंदगी व्हीलचेयर यूज़ करना पड़े। ओ माय गॉड। हाँ,
तो ये सुन के तो मतलब पेरेंट्स वेर लाइक थोड़ा स्ट्रेस में थे कि फिर कैसे करें। मैं सुन रही थी हाँ वो क्या बोल रहे हैं और अच्छा नहीं है उसके हेल्थ के लिए, और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपके लाइफ से बढ़ के देश का नाम करना तो वो ठीक है, आप किसी और चीज़ में ऐसे कीजिए। फिर मैंने सोचा और बस एक वो बोलते बोलते बोल के गए कि 99% तो आपका नहीं, मतलब ये बहुत रिस्की है। तो फिर मैंने ऐसे सर उठाया, उनको बोला 1% हो सकता है ना, वो बताओ कैसे होगा। तो फिर उन्होंने बोला बहुत लंबा प्रोसेस है, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, आपको रेड लाइट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा हील्स के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो ट्रीटमेंट मेरी शुरू हुई और उसमें ऐड मेरी पूरी दिनचर्या में। और फिर हम पापा मुझे डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी लेके गए। तो उन्होंने भी फिर मुझे एक और रूटीन दे दिया कि तेल मालिश करे पैर को 15 मिनट, अगर हम बर्फ़ के ऊपर पैर रखें तो 15 मिनट तभी उसी समय हॉट वाटर में रखेंगे, क्योंकि तब वो ऐसे मतलब मजबूत होंगी। मतलब कई तरह की आपको प्रक्रियाएं हाँ। बताई कैसे आप खुद पर काम कर सकते जी, हैं। तो वो हो गया। फिर सेकंड डेमो का टाइम आया, फिर वो 48 आवर्स। तो अब मुझे पता था कि अब मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि और दुख रहा है तो फिर वो बोलेंगे कि फिर रहने दो, आपसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये रिकॉर्ड। तो आपने फिर नहीं बताया? नहीं बताया कि मुझे दर्द कर रहा है। बस अगर वो बोलते कुछ हो रहा है दर्द, मैं बोलती थी हाँ थोड़ा सा, पर ठीक है मैं सहन कर लूंगी। तो फिर वो हो गया। फिर वो जो सहन शक्ति है ना, सहनशीलता, वो भी मैंने उससे सीखी सेकेंड डेमो से। तो वो मेरा हो गया। और फिर मतलब वो है ना, हम एक कोटेशन बोलते हैं कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, जब डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जब डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब मुझे पता चला कि मैं क्या क्या सहन कर सकती हूँ। अच्छा सृष्टि, ये तो आपकी पूरी तैयारी थी जी हाँ। जो आप खुद पर काम कर जी। रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी तैयारी ऐसी भी है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जी। आपने कहा कि आपके नाना जी जो हैं जी। वो योग गुरु हैं जी। और हमेशा से आप अपने नाना जी से सीखती रही, जी। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग आपके नाना जी ने आपको दी कि आप नींद पर नियंत्रण जी, कैसे जी, कर जी, सकती जी। हैं, क्योंकि वो जो 6 दिन 5 रात आपने परफॉर्म किया उसमें 5 रात आपको बिना सोए परफॉर्म करना था। नींद तो आती है, 6-7 घंटे भी अगर आप लगातार डांस कर लो तो आपको बहुत नींद आती है। ऐसे में लगातार 127 घंटे बिना नींद के आपने नींद पर नियंत्रण कैसे पाया? कैसी थी वो ट्रेनिंग? हाँ, वो तो सबसे मेन पार्ट था। यस जैसे आपने बोला, क्योंकि जब मैं सर्च कर रही थी, हम जब टीम बना रहे थे कि देख रहे थे कि क्या क्या करूँगी अब मैं मैंने ऐसे पूरा रजिस्टर बनाया हुआ था कि इसमें क्या क्या करूँगी मैं तैयारी। तब मैं आती गई कि प्रोटीन में ऐसा करेंगे, डाइट ऐसा रहेगा। फिर सबसे लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि पर सोना ही नहीं है, उसके लिए क्या करें। फिर मैंने सर्च किया नेट पे कि क्या हो सकता है। कुछ ऐसे मेडिकल भी अप्रूव नहीं करता कि हम बिना सोए कुछ नहीं, मतलब स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू आवर बॉडी, ऐसे हमारे डॉक्टर्स ने भी बोला है। तो फिर मैंने नाना जी को फ़ोन किया कि मैंने उनको ऐसे ऐसे बोला, एक मैं बताती हूँ मराठी में कि बप्पा सगळं होईल पण झोपेचं कसं आहे, मतलब सब हो जाएगा पर नींद का कैसा करेंगे। तो फिर वो बोलेंगे, जैसे दंगल में था ना वो, कि वो आमिर खान बोलते हैं अपनी जो बेटियों को कि कल सुबह 4 बजे तैयार रहना, वैसे मेरे नाना जी बोले कि ठीक है हम देखेंगे, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना, तुम आ जाना। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन चली गई। फिर हमारा सब हुआ, प्राणायाम हुआ, नमस्कार हुआ, सूर्य योग अभ्यास हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि आप बताओ आप क्या बताने वाले थे नींद के बारे में। तब उन्होंने मुझे बोला कि अब हम सीखेंगे योग निद्रा, जिसमें हम 4 से 5 घंटे की नींद बस 3 से 4 मिनट में कवर कर सकते हैं, ऐसा वो योगाभ्यास है। तो फिर तभी मुझे जैसे ऐसे ही लगा था, जब सुन के शौक लगता है ना कि इतने घंटे की 3-4 मिनट में कैसे कवर होगी। तो बोले वो हो सकता है, बस हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लगभग मुझे 8 महीने लगे वो खुद में ऐसे तैयार होने में। किस तरह की प्रैक्टिस होती जी, है? क्योंकि जब मैं मतलब जबरदस्त हम शवासन करते हैं, शवासन की अगली स्टेज योग निद्रा। हम शवासन में करते करते सो जाते हैं, पर वैसे नहीं, हम एक कॉन्शियस रहते हैं जब हम योग निद्रा करते हैं। तो 3 मिनट में वो मुझे कमांड देते थे कि अब मैं सो जाती थी, ऐसे लेटती थी कि अब हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, सारे मसल को रिलैक्स करना है, फील करो कि आप रिलैक्स कर रहे हो। फिर ऐसे जब वो मतलब वो पैर के एड़ियों के पैर से जो उंगलियों से शुरू करते थे, अभी उंगलियों को रिलैक्स करना है, एड़ी को रिलैक्स करना है, ऐसे करते करते सिर तक। पर मैं सो जाती थी बीच में ही। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि मैं सो ठीक है जल्दी गई पर उठ ही नहीं पाती थी 1-2 महीने। फिर उनके प्रैक्टिस हो गई कि फिर अचानक मैं मतलब जब वो देते थे, फिर वो 2 मिनट रुकते थे, मैं नींद देती थी। फिर जब तीसरा मिनट शुरू होता था फिर बोलते थे कि अब हमें जगना है, अब हमें मतलब सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो उस पर हमें नियंत्रण लेना है ऐसे। और फिर मैं अपने आप उठ के बैठती थी। 127 घंटे नॉन स्टॉप 10 सेकंड बिना रुके, और इस पृथ्वी के 800 करोड़ जनता को दिखाया कि मैं कौन हूं। उसने योग निद्रा
13 महीने में सीख ली। योग निद्रा का अर्थ क्या है कि 3 मिनट नींद आने के बाद 8 घंटा नींद आने का अवसर मिल जाता है। वो योग निद्रा इसको मैंने 13 महीने में सिखाई और उसने राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त किया। आज हमको गर्व है सृष्टि पर हमारा कि हमारी बेटी ऐसे हमारे घर में उपजी है। वो छोटी थी, उसके माँ बाप टीचर है, उसको मैं बचपन से पाला है, उसको मैं सब सिखाता हूँ। मेरी नाना जी और मेरी जो नानी है वो तो सुबह फिर वो भी जगती थी मेरे साथ, देखती थी कि मतलब कैसा क्या चल रहा है। तो फिर वो हम करते थे मिलकर सब लोग, पर ये लोग नहीं करते थे। जब हमारा दूसरा डे था, जब जगना था मुझे एक दिन पूरा, तो फिर मेरी मासी वगैरह सब आए थे, मम्मी पापा बैठे थे और फर्स्ट ब्रेक का मतलब 1 घंटे के बाद हमें 3 मिनट का ब्रेक मिलता है डांस में। तो मैं ऐसे करती थी कि कंटिन्यू 8 घंटे करके 10 मिनट या फिर 5 मिनट ऐसे करती थी। तो फिर फर्स्ट ब्रेक का टाइम हुआ और सब अभी इसको योग निद्रा देनी है, तो फिर सब लोग बैठे और बोले कि ये उठ जाएगी पर। तो फिर नाना जी ने बोला कि आप बस चुप बैठो और देखो कैसे होता है। तो मैं सो गई और फिर उन्होंने मुझे कमांड देना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरा वो वीडियो भी निकाला कि हम देखेंगे उठती है कि नहीं है। तो ठीक है, फिर उन्होंने पूरा, मैं सो गई और मैं अपने आप जाग गई। वो बहुत मतलब ऐसे अचंभित हो गए थे, तुम सच में जाग गई। मतलब मेरी मम्मी तो जैसे 2.5 मिनट वाला उठाने के लिए आ रही थी कि उठ जा अभी। तानाजी बोले नहीं, वो अपने आप उठेगी। और वैसे ही मैं उठी, फिर सबको विश्वास हो गया कि अब कर सकती है। तो वैसे हम रिकॉर्ड के समय वैसे ब्रेक्स लेते थे जो उसमें योग निद्रा लेते थे। तो ये अच्छा सृष्टि, एक ऐसा किस्सा भी है कि ये रिकॉर्ड बनाने से पहले आपने 126 घंटे यानी जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड था, हाँ। उसकी प्रैक्टिस 2 बार पहले की। जी। वो कितनी मुश्किल थी, वो फेज कितना डिफिकल्ट था? वो तो डिफिकल्ट था और वो तो ज्यादा डिफिकल्ट था स्टेज के ऊपर से, क्योंकि मेरे पापा जैसे बोले कि फाइनल इवेंट से पहले हम घर पे पूरा एक बार करके देखेंगे। जी, रिहर्सल थी वो 2 बार की। पर ठीक है, मैंने बोला ठीक है हम करेंगे। तो 126 घंटे मतलब हमने ऐसे ही डेमो किया कि पहले एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 3 दिन 4 दिन तक इतना कुछ ज्यादा लगा नहीं, पर वो 6 दिन का था तब वो फील होता था कि हम कर रहे हैं। मतलब 6ठे दिन तो पूरा ऐसे अगर हम टच भी करेंगे तो फील भी नहीं होता था कि मेरे हाथ ऐसे पूरे फ्रीज हो जाते थे। दर्द तो सभी करता था, पर अच्छा लगता था कि आज लास्ट डे है मेरे इसका। पर और एक, जब घर पे हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऑडियंस नहीं होती, स्टेज मतलब वो लाइटिंग वगैरह वैसा कुछ नहीं होता, तो वो घर पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और हैलुसिनेशंस जो है ना, जो मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस हुए, पर घर पे इतना मुझे नहीं हुए। मतलब वो भी एक अच्छा किस्सा है कि जब हम स्टेज पे डांस कर रहे थे, 117 घंटे हो गए और आई थिंक लास्ट डे था उसकी रात। तो फिर मैं अचानक डांस कर रही हूँ और फिर बहुत सारा क्राउड है, हमारी जो लातूर की जो जनता है ना वो बहुत ऐसे मतलब सपोर्ट के लिए आई थी। और फिर मैं डांस करते करते मैं जब थोड़ा सा पानी ऐसे पीने गई और वहाँ पे मम्मी खड़ी थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि ये सब क्यों आए? तो मम्मी ने बोला अरे हमारा रिकॉर्ड चल रहा है। मुझे वो कुछ याद ही नहीं था, मैं स्टेज पे मतलब डांस तो इतना जहन में बैठ गया था कि मैं गाने सुनती स्टेप्स अपने करती थी, बट वो मुझे याद नहीं था। फिर मम्मी ने बोला कि रुको अब इसको योग निद्रा ले लेते हैं। फिर मैं तभी 15 मिनट थे हर ब्रेक में, फिर मैं डांस करती थी, पीछे देखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा। फिर फोटो देखी मेरी, हाँ मैं ही कर रही हूँ। फिर मुझे ट्रैक आया कि मैं मेरा रिकॉर्ड चल रहा है और ये सब मेरे लिए आए ऐसे। और तभी मुझे जब 15 मिनट का जो फेज था ना, मुझे लगता था कि मैं अर्थ पे रह के डांस कर रही हूँ या फिर मैं हवा में उड़ के डांस कर रही हूँ। ऐसे हेलुसिनेशंस होते थे और मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने नीचे करंट बिछाया है और ऐसे बटन दबा के मुझे पूरा करंट लगेगा, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए जब मैसे मेल आया लंदन ऑफिस से कि आपका सक्सेसफुल हो गया रिकॉर्ड और ये क्वेश्चंस हैं, तो उसमें था 3rd क्वेश्चन कि डिड यू एक्सपीरियंस हेलुसिनेशंस। तो मुझे पहले पता नहीं था कि हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस होते इस रिकॉर्ड में। और प्रीवियस जो रिकॉर्ड होल्डर थे ना, नेपाल जो की थी, उनका भी थे इंटरव्यू था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे 2nd दिन से हेलुसिनेशंस शुरू हुए थे। तो मैंने पढ़ा और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये था, ये हेलुसिनेशंस था, अगर ये पहले पता होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो वो लास्ट दिन मैंने हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस किया 16 वो। फिर उनका ऐसा था रिप्लाई कि आप जब 16 साल की है और आपको हेलुसिनेशंस भी सबसे लास्ट में आए, आपका मतलब फिजिकल फिटनेस तो अच्छा था। और उन्होंने ये भी बोला कि भारत की लड़कियां तो फिर क्या ही कर सकती है। मतलब सृष्टि क्या बात है, मतलब भारत की बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। तो चलिए ये बताइए, इन पूरे 127 घंटे के दौरान कभी आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब बस कर देना चाहिए?
नहीं, वैसे तो मुझे ऐसे लगा नहीं दर्द तो होता था कि अभी दर्द बहुत हो रहा है, पर ऐसे लगा नहीं कि अब बस करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम बहुत सालों से था ना। और मतलब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे ही मैं रिहर्सल भी करती थी, जब मैं सोचती थी कि मेरा रिकॉर्ड होगा तो मैं ऐसे बोलूँगी जब मेरा हो जाएगा तो इसलिए वो तो ड्रीम था कि हमें करना ही है। और स्पेशली वो हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में किया था। मतलब ये 16 साल की लिमिट है, तो मेरे पापा बोल रहे थे कि ठीक है हम थोड़ी सी तुम बड़ी हो जाओ फिर कर लेंगे, पर नहीं, पर हमें पता चला कि फिर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये जो वर्ष है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भारत माँ के चरणों में इससे अच्छा मैं अपनी तरफ से गिफ्ट और क्या दे सकती हूँ। हाउ स्वीट कि हमारे देश के नाम ये रिकॉर्ड हो जाए, और वो भी भारतीय संस्कृति को जो दर्शाता है। क्या बात है। हाँ, तो फिर तब मैंने वो तो दिमाग में था कि हमारे मतलब भारत के लिए तो ये मुझे करना है और ये अपनी तरफ से कुछ अपनी कला के माध्यम से योगदान देना है, तो वो तो दिमाग में आया नहीं। और प्लस मैं अपने पेरेंट्स को, अपने जो फैमिली में उनको देखती थी ना, जब मेरा रिकॉर्ड चल रहा है स्टेज पे, मैं भले ही डांस करती थी पर पर्दे के पीछे जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोगों की मेहनत होती है, जैसे वो नीचे बैठ के पूरे जग के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो वो तो दिमाग में आया नहीं कि हमें छोड़ना है। बस लास्ट में थोड़ा सा था कि अभी मतलब मेरी कॉन्शियसनेस ही, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ फीलिंग ही नहीं आती थी। और जब रिकॉर्ड पूरा हुआ, जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिखाए जो जज थे कि देखो आपका ये ट्रॉफी है, तो जब अभी फ़िलहाल काफ़ी चल रहा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ऐसे, तो जब उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे नाम का छपा हुआ है, तो तब मुझे देख के इतना मतलब मैं ऐसे देखा और मैंने अपने मन में बोला कि ये तो मैं रोज़ देखती हूँ, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पे लगाया था और मैं ऐसे सोचती थी हर रोज़ कि अब मैं ये मेरा होगा ट्रॉफी जी। और फिर वो लेते वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब वही ना, आप उसे ठान चुकी थी जी, कि ये आपको पाना है, आपको अपना लक्ष्य पता था, इसलिए आप अपने लक्ष्य के पीछे चलती रही और आपने फाइनली अपने लक्ष्य को पा लिया। अच्छा, बहुत कम शब्दों में समझना चाहूंगी सृष्टि, ये जो 127 घंटे आपने नृत्य किया और आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, भारत का नाम रोशन किया, क्या ये 127 घंटे लगातार चलता रहा या बीच में कुछ ब्रेक था, या आपको बीच में आप रुक सकती थी, या ऐसा कुछ ऑप्शन था? मैं ये समझना चाहती हूँ। जी, ब्रेक उनकी काफ़ी गाइडलाइंस थे और उसमें से जो मेन था कि 1 घंटे के बाद हम 3 मिनट टेक्निकली हम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 5 मिनट का टाइम देते हैं, पर उनके रेगुलेशंस ऐसे है कि कैमरा से 5 मिनट के पहले हम नहीं जा सकते और 5 मिनट पूरे होने के पहले 30 सेकेंड हम कैमरा के सामने चाहिए। तो हम 3 मिनट जो प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक में, 1 घंटे के बाद 3 मिनट। तो हम ऐसे स्ट्रैटेजी करते थे कि 5 घंटे कंटिन्यू करके फिर 10 मिनट हम यूज़ करेंगे और जो ऊपर के 5 मिनट रहते हैं वो फिर स्टोर कर लेंगे ऐसे। और जब एक खास बात भी है, जब 126 घंटे पूरे हुए हमने ब्रेक किया उनका रिकॉर्ड और फिर 127वें घंटे में हमने प्रवेश किया, और जब वो 127 घंटे भी पूरे हुए तब हमारे पास 20 मिनट और 20 सेकेंड आई थिंक कुछ इतने शिल्लक मतलब जमा थे, हमारे शेष थे हमारे पास। तो वे जज भी बोल रहे थे कि ठीक है आप थोड़ा और अभी अपना पूरा यूज़ कर लो, और फिर मतलब टेक्निकली हमारा है 127 घंटे और 24 मिनट। हाँ, तो वैसे वो 127 घंटे ये करके बोलते 127 घंटे हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो सृष्टि, जब फाइनली आपको अवार्ड मिला, आपको यह एहसास तो हो गया कि आप ये बहुत पहले आप ये अर्जित कर चुकी थी, क्योंकि आप उसी सपने में जी रही थी और वही सपना आपने हकीकत में बदल दिया। उसके बाद आपकी मुलाकात माननीय राष्ट्रपति जी के साथ हुई जी, और उन्होंने उस मुलाकात के दौरान आपको कहा कि तुम तो भारत की बेटी हो। जी जी जी। वो जो मुलाकात है उसका अंश समझना चाहती हूँ, कैसी वो फीलिंग थी, क्या उनके वो शब्द थे और कितना उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको? बहुत मतलब वो एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, जो मेरे मन में इच्छा थी, ड्रीम सपना था कि अपने देश के लिए कुछ करना है, और जब अपना हमारा देश उसकी दखल लेता है कि हमारी बच्ची ने कुछ किया है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सितंबर का ही 2 महीने बाद जब हमारा इन्विटेशन आया, हमें कॉल आया राष्ट्रपति भवन से कि आपसे राष्ट्रपति जी मिलना चाहती है, तो हम गए, उनसे मिले। वो अनुभव तो मतलब बहुत ही बढ़िया था, अभी भी जब मैं उसको याद करती हूँ तो फील कर पाती हूँ। और हम बोलते ना कि नहीं, दिल्ली हमारी जो राजधानी है, तो उसको देखना, उसको बोलना और उसको एक्सपीरियंस करना वो बहुत अच्छी बात है। हम जब राष्ट्रपति भवन गए और फिर 40 मिनट हमने उनके साथ बातचीत की, और सबसे अच्छी बात की जब मैंने बोलने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तो मुझे अच्छा लगा कि कहाँ देखा है, तो उन्होंने बोला कि सोनी टीवी पे एक शो आता है इंडियाज बेस्ट डांसर्स, आप उसमें आई थी अपने नाना जी के साथ और वो मैंने देखा था।
और तभी मुझे लगा कि आपने कैसे किया होगा, तो आप बताओ कैसे किया। तब तो मुझे और अच्छा लगा कि पहले से उनको इतना अच्छा पता है। और फिर हम बातचीत करते रहे, लगभग 40 मिनट हमने बात की। और बीच में उन्होंने बोला कि सृष्टि, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और आप तो भारत कन्या है, आप तो भारत की बेटी हो। तो वो सुन के तो मैं तो ऐसे सुन्न हो गई थी कि आंखों में पानी था कि, और हमारे मराठी में बोलते हैं कि याच्यासाठी केला होता अट्टहास, मतलब इसी के लिए तो किया था मैंने। और वो मुझे एक मिल भी गया कि एक भारत की बेटी उनके मुंह से सुनना तो बहुत गर्व की बात थी और बहुत अच्छा लगा। सृष्टि, एकेडमिक्स में आप शुरू से अच्छी रही, जी। आपके माता पिता दोनों शिक्षक हैं, जी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जी। आपके लिए इंस्पिरेशन भी है, हमेशा से आपको सपोर्ट करते रहे, साथ देते रहे। आपकी छोटी बहन भी जिम्नास्टिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, और आप दोनों नाना जी से ट्रेनिंग भी ले रही हैं, जी। जो कि आपको योग के साथ जोड़ रहे हैं। जब आप पीछे मुड़ के आज छोटी सी सृष्टि को देखती हैं, जिसने 2.5 साल की उम्र में लावण्य किया था, आज वो सृष्टि पीछे मुड़कर उस नन्ही सी सृष्टि को क्या संदेश देना चाहती है? हाँ मैं उसको बस इतना कहना चाहूँगी कि मतलब कभी अपने आप को छोटा मत समझना, और जितना हो सके उतना प्रयास करना। और जो भी कठिनाई आए, जो भी ऐसा लगा कि अब नहीं हो सकता, बस उतना पुश करना तो वो हो जाएगा। और यू आर वेरी कैपेबल टू डू एवरीथिंग दैट यू ड्रीम फॉर एंड दैट यू मेक गोल। और तुम भी, छोटी सृष्टि को भी ये कहना चाहूँगी कि तुम अभी बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत लकी हो कि ऐसे पेरेंट्स और ऐसे गार्डियंस, ऐसे फैमिली मेम्बर्स तुम्हें मिले हैं। और जो मेरे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हमारे हमको जो मोटिवेशन और सपोर्ट दे रहे हैं, उसको फुल 100% यूज़ करो। और उनको भी अभिमान लगना चाहिए कि तुम उनकी बेटी हो। सृष्टि की ये सब अभी का ये ऐतिहासिक पल जो उसने हमारे देश के नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, उसके लिए तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। और लगता है कि हर घर में बेटी चाहिए, बेटी हो तो सृष्टि जैसी हो, और वो अब हमारी नहीं तो पूरे देश की बेटी है। उसकी वजह से मैं एक रूरल एरिया की माँ, एक राष्ट्रपति जी से मिल सकती हूँ, और बेटियां क्या कुछ कर सकती है इसका ये प्रमाण है। मैं तो चाहूंगी कि हर घर एक सृष्टि पैदा हो। मैं इस सुंदर अवसर पर बता देना चाहता हूं कि सृष्टि जैसा आप भी अपने बेटियों पर ध्यान दीजिए। जो उनका जो करियर है वो उन पर मत लादिए, उनको जो करना चाहिए वो उनको करने की मोहलत दीजिए, उनको पूरा फ्रीडम दीजिए। और वो अगर फ्रीडम के साथ आगे बढ़ेंगी तो खुद का, परिवार का और देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। तो इस तरह से मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि सृष्टि जैसी बेटी मुझे मिली है। सृष्टि, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। महाराष्ट्र की आप बेटी हैं, पूरे देश का आपने नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र से क्या प्रतिक्रिया आती है आपके लिए? बहुत अच्छी आती है, और बहुत आशीर्वाद भी सबका मिलता है, बहुत प्रेरणा सबसे मिलती है। और जब हमारा रिकॉर्ड भी चल रहा था 6 दिन पूरा, तो वहाँ के सभी जो महाराष्ट्र, और ऐसा तो था कि मतलब फैमिली मेम्बर्स और पहचान के तो लोग थे, बट एक महाराष्ट्र की बच्ची है इसलिए भी बहुत बस देखने के लिए आते थे, कि पहचान भी नहीं है कि वो भारत की और महाराष्ट्र की बेटी है। और वो जो पूरे एमपीज हमारे महाराष्ट्र की भी है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत जगह जगह पे हमारा सम्मान भी हुआ। और बहुत अच्छा है कि प्रेम तो बहुत मिलता है महाराष्ट्र से। अपना आसमान कार्यक्रम में हम तमाम उन महिलाओं से, तमाम उन बच्चियों से रूबरू होते हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। ये जो अपना आसमान है, ये जो जहान है, जहाँ पे आपने एक उड़ान भरी है, ये आपके लिए क्या मायने रखती है? जो भी बच्चे अगर कुछ तय कर ले, बस वो तय करने की देरी, अगर वो कर ले तो वो कर ही देगी। और एक बहुत अच्छा कोट है कि जब हम मचलते हैं तो तूफान खड़ा होता है, हम मचलते हैं तो तूफान खड़ा होता है, हम उछलते हैं तो भूचाल आ जाता है। हमें बदलने की कोशिश तो करो भाई, अरे हमें बदलने की कोशिश तो करो भाई। जब हम बदलते हैं तो पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है। क्या बात है सृष्टि, और आपका तो नाम ही सृष्टि है, आपने तो वैसे इतिहास बदल दिया। अच्छा ये बताइए, हम कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खूबसूरत बनाने वाली महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बनाए, चाहे वो एक माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, वो जिंदगी में रंग भर देती है। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश हर उस बच्ची के लिए जो इस वक्त आपको सुन रही है सनसेट टीवी पर, क्या साझा करना चाहेंगे? जी, सभी को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी है, हमारा आसमान है, और तुम्हें तय करना है कि तुम्हें कहाँ तक जाना है और तुम्हें कैसी उड़ान भरनी है। तो बस सपने तय करो और अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि लोग आपको देखने के लिए मोटिवेट हो कि हमें आपके जैसा बनना है। तो मैं सभी से बस यही करना चाहूंगी कि करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे कि तिरंगे की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे 3 रंगों की,
भरो पिचकारी ऐसे 3 रंगों की जब कपड़ों पर गिरे तो प्यारा हिंदुस्तान बन जाए, प्यारा हिंदुस्तान क्या बन जाए, बात है प्यारा सृष्टि, हिंदुस्तान बन जाए। बहुत खूब सृष्टि। Thank अगला you. क्या, व्हाट नेक्स्ट? नाउ अभी मेरा गोल है कि मुझे हमारे सिविल सर्विसेज में आना है और मुझे हमारे देश की सेवा करनी है और मुझे IAS बनना है, तो अभी मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की ये बेटी हमारे देश का नाम यूं ही रोशन करती रहे, यूं ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी पर अपना आसमान कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो अंत में यही कहना चाहूंगी, तूफान तो आएंगे और आपकी कश्ती को डगमगाएंगे, लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो फिर रुके ही रह जाएंगे। ये तय आपको करना है कि मंजिल आपकी क्या है। अगर आपके हौसले और आपका जज्बा दोनों बुलंद हैं तो फिर उसके आगे कोई तूफान कुछ नहीं कर सकता। आप कदम बढ़ाएंगे भी, अपनी उड़ान भरेंगे भी और अपना आसमान बनाएंगे भी। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।